राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन सभी की लोकसभा सीटों को अगर हम जोड़ दें तो आंकड़ा होता है 83 और उनमें से 65 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इन सीटों की संख्या को बरकरार रखना और इन्हें बढ़ाने की चुनौती स्वीकार करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा और इसीलिए लोकसभा चुनावों से पहले अगर इन विधानसभा चुनावों को इतने ध्यान से देखा जा रहा है तो उसके पीछे ये कारण भी है। मोदी जी हमारे बीच में पधार गए, हम सब गौरवान्वित हैं। मेरे किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं, अभिनंदन है। राजस्थान में वसुंधरा नहीं, भारत माता की और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह नहीं। मातारी की ये बीजेपी का कोई संयोग था या कोई प्रयोग? पार्टी जिंदा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे रखा है। इसे क्या समझा जाएगा? 2024 की दावेदारी के हिसाब से क्या इन चुनावों को पीएम मोदी के लिए पहला ट्रायल रन माना जा सकता है या पीएम मोदी की लोकप्रियता की अग्नि परीक्षा माना जा सकता है? बीजेपी कहती है उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हाँ है, चेहरा तो हर जगह, चेहरा तो वो कर्नाटक में भी थे, चेहरा तो वो हिमाचल प्रदेश में भी थे, लेकिन हर स्टेट में लोग अलग अलग वोट डालते हैं। वो बात नहीं है जो 10 साल पहले थी। और देखिए 10 साल से बीजेपी दिल्ली में भी तो है ना, तो महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, तो एक थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एक थकान भी आती है। 10 साल से लगातार वो सरकार है, बहुमत वाली सरकार है। और राजस्थान में मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश करी बड़े नेताओं को लाने की, कि यहाँ के जो नेता थे उनसे पार पड़ नहीं रही थी किसी की। आइए बताते हैं कि क्यों इस बार चुनावों में बीजेपी ने क्षेत्रीय नेताओं की जगह ब्रांड मोदी पर भरोसा किया। पीएम मोदी का चेहरा होने से बीजेपी सीधी लड़ाई में आ गई। क्षेत्रीय स्तर की गुटबाजी को विराम लगाया, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी की काट तलाशी। इस बार मोदी मैजिक पर भरोसे को समझने के लिए एक और वजह को जानना होगा। 2018 में चुनावों की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में थी और तब भी कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2019 के आम चुनावों की चुनौती थी। बीजेपी तीनों अहम राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव हार गई थी। 2018 में वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह का चेहरा था। तीनों राज्यों में हार का ठीकरा क्षेत्रीय नेताओं पर फूटा। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। मैं अपना इस्तीफा देने महामहिम राज्यपाल महोदया के पास जा रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूं। ये जनता का आदेश सर आंखों पे। बीजेपी इस बार पीएम मोदी के चेहरे के साथ उतरी है तो ये समझना मुश्किल नहीं कि राज्यों के चुनाव अगर सेमीफाइनल है तो बीजेपी उन्हें गंभीरता से जीतना चाहती है। विपक्ष को बढ़त का कोई मौका देना नहीं चाहती, इसीलिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को सामने रखा है। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं, कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में खुद को जनता के बीच वादों को पूरा करने की गारंटी के तौर पर रख रहे हैं, यानी 2023 के सेमीफाइनल के बीच ही 2024 के फाइनल की फुल तैयारी। बीजेपी 2023 की शानदार विजय के साथ ही 2024 के रण में अपने चुनावी रथ को दौड़ाना चाहती है। विधानसभा के चुनावों को
लोकसभा का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो सेमीफाइनल के मुकाबले वो नॉकआउट मैच होते हैं जिसमें जो हार गया वो फाइनल खेलता ही नहीं है। पर ये ऐसे मुकाबले हैं जहां पर हार या जीत का अनुभव आगे जो फाइनल चुनाव जिसे कहा जा रहा है, जिसे लोकसभा चुनाव 2024, उसके लिए ये अनुभव काम आएगा। 2018 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 साल की सत्ता गंवाई। राजस्थान में वसुंधरा ने हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा के चलते राज गंवाया। यानी तब अगर इन्हीं चुनावों को सेमीफाइनल मान लिया जाता तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किलें बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन मुश्किल से 6 महीने बाद ही हुए 2019 के लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती, मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीटें जीती, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीती। लेकिन राजनीति में जिस तरह हर चुनाव अलग होता है, वैसे ही हर बार का चुनाव भी अलग अलग परिस्थितियों में होता है। 2019 में बिखरा विपक्ष था, 2023 में इंडिया गठबंधन की एक शक्ल है। यानी अगर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा तो एनडीए पर 3 सवाल उठ सकते हैं। ब्रांड मोदी के करिश्मे पर, 10 साल की बीजेपी सरकार में एंटी इनकम्बेंसी का, और तीसरा एनडीए की कमजोरी का। लेकिन अगर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा तब विपक्ष के सामने भी 3 मुश्किलें आ सकती हैं। मोदी मैजिक का सामना कैसे करें, संयुक्त रूप से विपक्ष किसे आगे करे, और तीसरा क्या वाकई गठबंधन का भविष्य ऐसी सूरत में टिक पाएगा, क्योंकि राज्य स्तर पर फिर हर पार्टी अपने अपने लाभ हानि की समीक्षा करेगी। ये मोदी जी का जो जादू है ना, मोदी जी का जादू, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह सर चढ़कर बोलता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में अधिक समय दिया। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि उस यात्रा का फायदा पार्टी को इन चुनावों में होगा। कुल मिलाकर पार्टी नेतृत्व के साथ साथ रणनीति और अहम मुद्दों की परीक्षा इन चुनावों में हो जाएगी। नतीजे आएंगे तो लोकसभा चुनावों की दशा और दिशा वाली तस्वीर और साफ होगी। ये विश्व प्रसिद्ध हवा महल है, जिसे देखने के लिए देसी विदेशी मेहमान सब खिंचे चले आते हैं। वैसे हवा की बात चली है तो राजनीति में हवाओं की अहमियत बड़ी होती है। हवा का रुख किस ओर है ये तय करता है कि सरकार किसकी बनने वाली है, और हवा का रुख ही ये भी तय करता है कि कौन सी पार्टी किससे हाथ मिलाने वाली है। तो 2024 के चुनावों को देखते हुए विपक्षी पार्टियों के एक गठबंधन का सिलसिला भी चल निकला था, जिसके लिए लिटमस टेस्ट ये विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। और केजरीवाल एक नए आ गए, वही मोदी जी के भाई की तरह ही है। वो मोदी जी कम नहीं है बोलने में, करने में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहां तक कि मिजोरम के चुनावों में भी एक जंग तो सत्ता के लिए पक्ष विपक्ष के बीच हो गई। लेकिन एक और दिलचस्प खुली लड़ाई सामने आई, गठबंधन इंडिया के अंदर की भीषण कलह। ये एकता के दावे हवा हो गए। देखते ही देखते सब आपस में ही खफा हो गए। किसी भी राज्य के चुनाव में बीजेपी वर्सेस गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू,
आम आदमी पार्टी, सब ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे और आपस में ही लड़ते दिखे। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहाँ 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। राजस्थान में भी विपक्षी पार्टियों के नेता आपस में ही एकजुट नहीं दिखे और अपने अपने कैंडिडेट उतारे। राज्य स्तरीय चुनाव की कटुता अभी भी थमी नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भी कई राज्यों में गठबंधन की राहें जुदा दिखने लगी हैं। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी फूलपुर से लड़ें और भावी पीएम बने। गठबंधन के कई बड़े नेता आपस में ये कहते रहे कि आपसी फूट का फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन जब सीट बंटवारे का समय आया तो सबने अपनी अपनी राह पकड़ ली। कुल मिलाकर 2024 के रण से पहले एक परीक्षा गठबंधन की एकजुटता की भी हो गई।